प्रारंभ करते हैं दूसरे खंड को पुष्यभूति वंश और हर्षवर्धन के बारे में। उसके पहले हमने वीडियो में देखा था किनसे इतिहास इनका जाना जा सकता है और कुछ इनके पूर्वजों के बारे में। पुष्यभूति वंश, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन। और अब हम चालू करना चाहेंगे कि इसके आगे का इतिहास आप जानें। इसका सबसे प्रमुख सम्राट प्रभाकर वर्धन होता है। यह थानेश्वर में एक राज्य स्थापित किया, किंतु धीरे धीरे वो अपने को विकसित किया और विकसित करते हुए वो एक सम्राट के पद पर पहुंचा। 6ठी शताब्दी का आखिरी भाग था। इसे उपाधियां जो दी गई, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, जो सम्राटों की उपाधियां हैं। हर्षचरित में कहा गया है कि उसने दूसरे विरुद्ध प्रतापशील को भी ग्रहण किया था। प्रतापशील, विद्यार्थियों यहाँ ध्यान रखना, प्रतापशील अपने आप में नया उपाधि है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आपकी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसे प्रतापशील भी कहा। बाणभट्ट जो लिखता है वो अलंकारिक भाषा में उसे कहता है कि यह हूण हरिण केसरी था, जिसका मतलब है हूण रूपी हिरणों के लिए वो सिंह के समान था। यानी जैसे सिंह खा जाता है हिरणों को, या देख करके ही भाग छूटते हैं हिरण सिंह को, वैसे ही वह हूण हरिण केसरी था प्रभाकर वर्धन, जिसे देख के दूसरे राजा भाग खड़े होते थे और नहीं भागते थे तो ये खा जाता था, यानी उसको हरा देता था। दूसरा उसे कहा है सिंधुराज ज्वर। सिंधु देश के लिए वो ज्वर के समान था, यानी बुखार के लिए के समान था। यानी सिंधुराज उसे देखकर उनके बुखार आ जाता था, इतना डरते थे। गुर्जर प्रजागरह इसे कहा गया है, गुर्जरों की नींद हराम करने वाला। गुर्जर प्रजागरह इसे कहा गया है गांधाराधिप गंधद्यूप कूट हस्तिज्वरः। फिर से सुने, गांधाराधिप गंधद्यूप कूट हस्तिज्वरः, यानी इसका अर्थ हुआ गंधार के राजा रूपी सुगंधी राज के लिए महान हस्तिज्वर, यानी घातक बीमारी के समान था। जो हस्तियों को, हाथियों को ज्वर हो जाता है तो वो बचना मुश्किल होता है, उस तरह का ज्वर था ये। किसके लिए? गांधार नरेश के लिए। आगे इसे कहा गया है लाट पाट बपट्टचरः। फिर से सुने, लाट पाट वटा वपाटच्चरः। लाट पाट वपाटच्चरः, लाटों की, जिसका अर्थ हुआ लाटों की पटुता या चंचलता को नष्ट करने वाला। और इसे मालव लक्ष्मी लता परशु, मालव की राजलक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी के समान। किसके लिए? मालवा की राजलक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी के समान। यानी एक कुल्हाड़ी से जैसे मान लिया जाए कोई लता कट जाती है, वैसे ही मालवा था उसके लिए। ये सब
विशेषण प्रभाकर वर्धन के बढ़ते हुए प्रभाव के सूचक हैं, किंतु बहुत स्पष्ट नहीं है। फिर भी माना जा सकता है उसने अनेक विजय की और अपने प्रभाव को बढ़ाया। इनमें से कुछ को अपने राज्य में मिला भी लिया होगा। हूणों का अधिकार क्षेत्र थानेश्वर राज्य के उत्तर पश्चिम में था। प्रभाकर वर्धन ने उनके उत्पात को रोकने के लिए प्रयत्न किया होगा, ये सही है। हर्षचरित से ज्ञात होता है कि वृद्धावस्था में भी हूणों को दबाने के लिए अपने पुत्र राज्यवर्धन को भेजा था और यह शांति का प्रयास कर रहा था। हूण क्षेत्रों से आगे बढ़कर गांधार देश के राजा को भी परास्त करना प्रभाकर वर्धन के लिए संभव नहीं था। गुर्जरों के क्षेत्र राजपूताना के अतिरिक्त आधुनिक पश्चिमी पाकिस्तान पंजाब में भी थे, जो थानेश्वर राज्य की उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी सीमाओं से लगे थे। हो सकता है पुष्यभूति सम्राट ने उन्हें दबाया हो। मालवा पर गुप्तवंशी राजाओं का राज्य था, जो कन्नौज के मौखरी राज्य के शत्रु थे। प्रभाकर वर्धन ने दक्षिण पूर्व में अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने की दृष्टि से अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी राजा ग्रहवर्मा से किया था। ध्यान रखना, मौखरी राजा ग्रहवर्मा से किया था राजश्री का विवाह। मालवा के गुप्तों से थानेश्वर राज्य की शत्रुता संभवतः इसीलिए रही हो। लेकिन प्रभाकर वर्धन बहुत बलशाली था। हर्षचरित में स्पष्ट है कि प्रभाकर वर्धन ने मालवा की विजय की थी, लेकिन निश्चित रूप से नहीं दिखाई देता कि आखिर वो राजा कौन था जिसको इसने पराजित किया। विद्वानों के मत हैं कि वह या तो यशोवर्मन का पुत्र शीलादित्य था या देवगुप्त रहा होगा, जैसा कि राजबली पांडे इसको बताते हैं, या बसाक के हिस्ट्री में मिलता है। राजबली पांडे कहते हैं कि शीलादित्य ही रहा होगा इसने जो पराजित किया। तो प्रभाकर वर्धन एक अच्छा शासक उभर के आता है और इसे सिंधुराज का ज्वर और लाटों की चंचलता नष्ट करने वाला कहता है, तो निश्चित रूप पे इसे कभी कल्पना भी मान सकते हैं। लगता है कि इतने सारे क्षेत्रों पर इसका प्रभाव रहा होगा, कहीं अधिक कहीं कम। किसी को पराजित किया होगा, किसी से संबंध अच्छे रहे होंगे और किसी ने डर करके अधीनता नहीं स्वीकार की होगी तो भी डर करके रहा होगा, यह माना जा सकता है। कहते हैं कि राजश्री की बहुत कम अवस्था थी जब कन्नौज के ग्रहवर्मा को अपनी तरफ मिलाने के लिए प्रभाकर वर्धन ने यह संबंध उचित समझा होगा। जो भी है, इसके वैवाहिक संबंधों से भी अच्छा प्रभाव बना। अब हम बात करते हैं राज्यवर्धन की। राज्यवर्धन द्वितीय, क्योंकि हम प्रभाकर वर्धन के पुत्र राज्यवर्धन, हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की बात कर रहे हैं, जो हमने पहले बताया था कि यह प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजेश्वरी। सबसे बड़ा यही था। और हर्षचरित कहता है कि प्रभाकर वर्धन के जीवन के अंतिम दिनों में उसके राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर हूणों ने आक्रमण करना आरंभ कर दिया था। और हर्षचरित से ही ज्ञात होता है कि वृद्धावस्था और बीमारी के कारण, रुग्ण होने के कारण वह हूणों को दबाने का कार्य अपने पुत्र राज्यवर्धन को सौंपा, लगभग 604 ईस्वी में। बाणभट्ट कहता है कि उस समय कुमार राज्यवर्धन की अवस्था
शस्त्र धारण करने योग्य हो चुकी थी और वह एक बड़ी सेना के साथ हूणों को दबाने के लिए चढ़ पड़ा। उससे 4 वर्ष का छोटा भाई हर्षवर्धन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। राज्यवर्धन की सेनाएं आगे बढ़कर हूणों का पीछा करने लगी और हर्षवर्धन उसके बगल में हिमालय की तराई में वहाँ शिकार खेलने चला गया। राज्यवर्धन अभी अपना पूरा काम नहीं कर पाया था। इसी समय राजधानी थानेश्वर में महाराजाधिराज प्रभाकर वर्धन बहुत अधिक बुखार, तीव्र ज्वर से बीमार पड़ गया और उसकी दशा खराब होने लगी। अब इसकी सूचना, ध्यान रखेंगे, इसकी सूचना कुरंगक नामक दूत ने अपने राजकुमार हर्ष को दी। वह तुरंत राजधानी लौट आया। यहाँ ध्यान रखना है कि कुरंगक पहला सूचना देने वाला व्यक्ति है। यह संवाददाता मान सकते हैं। तो यह सूचना देता है हर्षवर्धन को कि तुम्हारा पिता बीमार हो गया है और वो राजधानी लौट आता है। राज्यवर्धन हूणों का पीछा करता हुआ आगे निकल गया। उसे भी दूत भेजा गया। जब तक हर्षवर्धन लौटता है हिमालय की तराई से, जो शिकार खेल रहा था वहाँ से अपने घर, तब तक प्रभाकर वर्धन मर चुका था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसकी माता यशोमती अग्नि में कूदकर सती हो गई थी। ऐसी स्थिति में हर्षवर्धन घर पहुंचता है। अब इस समय हर्षवर्धन को गद्दी संभालने के लिए कहा जाता है, क्योंकि राजा रानी दोनों नहीं थे। अब यहाँ बात आती है कि शायद प्रभाकर वर्धन अपने बाद हर्ष को या तो राजा बनाना चाहता रहा हो, या उसके लिए राज्यवर्धन से अधिक उपयुक्त समझता था, या राज्यवर्धन की अनुपस्थिति में प्रभाकर को राजगद्दी के संबंध में किसी और की आशंका थी। भारत के इतिहास में ऐसे पहले और बाद में भी उदाहरण मिलते हैं जब कुछ राजाओं ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के होते हुए भी छोटे पुत्र को गद्दी दे दी थी। जैसे कि हम गुप्त काल में समुद्रगुप्त को देखते हैं, गोविंद तृतीय को देखते हैं। तो ऐसा कुछ संभव हो सकता है। जो भी हो, हर्ष को जब उत्तराधिकारी बनने के लिए कहा गया तो वो बनना नहीं चाहता था। वो राजा नहीं बनना चाहता था, सम्राट नहीं बनना चाहता। उसने राज्यवर्धन को बुलाने के लिए अनेक दूत भेजे। राज्यवर्धन तब तक हूणों पर विजय पा चुका था और पिता की मृत्यु को सुनकर के वह थानेश्वर पहुंच गया। कहते हैं कि राज्यवर्धन भी निवृत्तिपरक था। उसे भी बहुत मोह माया नहीं थी राज्य को लेकर के, इसलिए वह भी ऐसा शासन करना नहीं चाहता था। राज्यवर्धन लेकिन बड़ा था, उसे ही बनना चाहिए था। वंश परंपरा के विपरीत वह बौद्ध धर्म का अनुयायी भी हो गया था राज्यवर्धन। पहले उसके अनुयायी जो थे, उसके पूर्वज जो थे, शिव के उपासक थे। ये बौद्ध बन गया था राज्यवर्धन और इसीलिए राजगद्दी हर्ष को देना चाहता था और सन्यासी होकर के आश्रम में जाना चाहता था। यहाँ एक बहुत बड़ी बात है कि दोनों भाई हर्षवर्धन, राज्यवर्धन एक दूसरे के लिए आग्रह करते हैं कुर्सी का। निश्चित तौर पर दोनों महान हैं कि जिन्हें सत्ता का लोभ नहीं है। इसी समय
इन्हें एक समाचार मिलता है, आपस में जब डिस्कस कर रहे होते हैं, वो कहते हैं तुम बन जाओ राजा, और वो कहता है तुम बन जाओ। उसी समय उसके बहनोई यानी राज्यश्री, उसकी बहन राज्यश्री के पति ग्रह वर्मा के मारे जाने का समाचार मिल जाता है, उसको मार दिया गया। अब हर्षवर्धन दरबारियों और मंत्रियों का जोर तो पड़ ही रहा था। ग्रह वर्मा की हत्या का समाचार राज्यवर्धन के सामने एक चुनौती के रूप में आ गया। अब वो राज्यभार स्वीकार कर लेता है। उसका मन दुखी था, विराग भाव था। राज्यश्री के जो संवादक आए थे, देखिए यहाँ दूसरा अब संवाददाता आता है, उसका नाम है संवादक। संवादक जो आता है वो एक अत्यंत विश्वास पात्र सेवक ने थानेश्वर में आकर ग्रह वर्मा की हत्या की सूचना देते हुए कहता है। कौन कह रहा है? संवादक। वो कहता है कि जिस दिन राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का समाचार फैला, उसी दिन दुष्ट मालवराज ने स्वामी ग्रह वर्मा को मार डाला। यानी तुम्हारे बहनोई को मालवराज ने मार डाला। अब ये मालवराज कौन है, ये अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं। जो भी है, केवल इतनी बात आती है कि मालवराज ने मार डाला। और राज्यश्री की स्थिति क्या होती है कि एक चोर स्त्री की तरह पैरों में श्रृंखलाओं के साथ कान्य कुब्ज में कैद कर दी गई, बेड़ी डाल के उसके। और यह भी समाचार है कि वह दुष्ट इस राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता है, यानी हर्षवर्धन के राज्य पर भी। अब इस दुखद संवाद ने राज्यवर्धन के शोक को क्रोध में बदल दिया। प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर उसने मालव राजवंश को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा लेकर चल पड़ता है। यहाँ ध्यान रखना, जब वो मालव राज को दंडित करने के लिए चलता है, अपने बहनोई को जिसने मारा, मालव राज बहनोई का शत्रु, तो उसके साथ राज्यवर्धन के साथ भांडी और चुने हुए 10,000 घुड़सवार थे, उनको लेकर चलता है। भंडी और 10,000 घुड़सवार। हर्ष भी बड़े भाई के साथ युद्ध में जाने के लिए चाहता था, लेकिन राज्यवर्धन ने उसे थानेश्वर में ही रोक दिया। इस प्रकार राज्यवर्धन थानेश्वर से दूर मालव राज के विरुद्ध चला और उसकी अनुपस्थिति में हर्ष की ओर से शासन देखने लगता है। इस वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो लंबा होता जा रहा है। इसको यहीं रोकते हैं, आप अगले वीडियो में इसके आगे की बातें देखेंगे। तब तक के लिए यहीं पर धन्यवाद।